फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरस्कार देकर। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो जब विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो आप उसके अभिभावकों से जो है बात करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो जो शिक्षण का सत्तावादी स्तर होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जो हमारा चरित्र होता है, जो हमारा कैरेक्टर होता है, वो हमारे इच्छा शक्ति द्वारा तथा हमारे बर्ताव और व्यवहार द्वारा, साथ साथ नैतिकता द्वारा भी विकसित होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी के द्वारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। तो जो स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और समझ स्तर है ये अधिगम का स्तर होता है, बट विभेदीकरण जो स्तर है वो अधिगम का स्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है, केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उससे केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, क्योंकि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, प्रश्नों का उत्तर देने में संकोच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशनात्मक। शिक्षक का बर्ताव है वो आदर्शवादी होना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को स्वदंडित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षा का एक रूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने, विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। जो सहयोगी अधिगम होता है जब उसमें अधिक उम्र के और प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, तो उससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का जो है भावना जो है वो विकसित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह डैश कहलाता है। अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण।
तो जब हमारा पूर्व अधिगम नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो इस प्रकार के अधिगम को हम अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से, समूहों में। तो एक बाल केंद्रित जो कक्षा होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो व्यक्तिक और सामूहिक दोनों ही रूपों में सीखते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिक, अनुभविक, आंतरिक, बाहरी। ठीक है, तो जो विद्यार्थी है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, यानी कि जो वो अपने कार्य को कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, वो किसी चीज़ के जो है लालच में नहीं कर रहा है, यानी खुद से वो चीज़ों को कर रहा है खुद। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अभिप्रेरणा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाहरी, जिसमें कि बाहरी अभिप्रेरणा हम उसे कहते हैं जिससे कि हम किसी वस्तु या पदार्थ के लालच में आकर जब किसी काम को करते हैं, जैसे कि पुरस्कार जब हमें दिया जाता है तब हम किसी को अगर काम को कर रहे हैं तो हमारी बाह्य अभिप्रेरणा जो कि लॉन्ग टर्म तक नहीं चलती है, और जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है यानी जब हम किसी कार्य को खुद से करते हैं तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है जो कि लॉन्ग टर्म तक चलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र। जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी व्यवहार का जो करना है वो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, ग्रुप प्रोजेक्ट, भूमिका निर्वाह, प्ले आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। इस प्रकार का जो अधिगम है, यानी जब हम समूह चर्चा, समूह परियोजना के थ्रू चीज़ों को सीख रहे हैं तो हम समाज के जो वहाँ पे जो लोग हैं उनसे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन के थ्रू चीज़ों को सीख रहे हैं, अंतःक्रिया के दौरान चीज़ों को सीख रहे हैं। तो इस प्रकार के अधिगम को हम सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश में भी सहायता करता है। दुश्चिंता, समाजीकरण, आक्रामकता, मूल्य द्वंद्व। सामूहिक गतिविधियां होती हैं ये सीखने को तो सुगम बनाती ही हैं, साथ साथ हमारे सामाजिकरण विकास में भी सहायता करती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, ध्वनि की गति और तरीके में परिवर्तन। तो जो ऑप्शन नंबर इसमें बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करना चाहिए या फिर करता है। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायता होता है, शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेलीफोन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शैक्षिक टेलीविजन। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उन्हें निर्देशन यानी कि इंटरेक्शन देना, विचारों का आदान प्रदान, उनसे प्रश्न करना और कहना,
उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करते हैं उसका अर्थ होता है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशलों को सीखने में पहली अवस्था होती है यथार्थता, चालाकी, समन्वय, अनुकरण। तो जो कौशलों को सीखने में पहली अवस्था होती है वो अनुकरण की अवस्था होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तवाचक औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो योग्यता होती है वो मूर्तवाचक औपचारिक का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज की सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।